हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो आगामी आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम रेलवे का होने वाला है, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये क्रैश कोर्स टाइप का है, जिसमें जीके जीएस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मार्केट में उपलब्ध है उसमें चूज करके पिक करके आपको प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर करवाया जाता है। उसी सिलसिले में आज जो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज थोड़ा कम है, स्टैटिक्स पोर्शन का वेटेज ज़्यादा रहेगा और करेंट का फिर भी सारा कुछ को हम लोग कवर अप करने का कोशिश करेंगे। और ये जो है आपको जितने भी उपलब्ध है उससे ही पिक किया गया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी फ़िलहाल रिसेंट में ही जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो करवाया गया है चैनल पर, उससे देखने को आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी तरह लगातार बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या सब है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ जो है अभी का प्रैक्टिस सेट का वहाँ देखने को मिलेगा। और जितने भी वैकेंसी आती है, चाहे वो सेंट्रल की हो स्टेट की हो, वहाँ जो है आपको देखने को अपडेट मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या सब है। और ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, क्या आपका स्कोर रहा, कहाँ आप स्टैंड करते हो, कितना आपका आ रहा है, ये आप जो है कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन जो है, पदार्थ पादपों में मूल रंगों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वेदन और परासरण। पदार्थों में पादप जो होता है, पादप में मूल जो है आपको जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है, जल जो जिस प्रक्रिया जो है अवशोषित होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वेदन, परासरण। तो ये जो है परासरण जो है, परासरण आपको जो है जिस जल जो है जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है उसको जो है परासरण कहते हैं। अब बात करूँ कि ये जो है लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। आप ये जो है आपको पूछेगा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक जो है मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक और अवर्णी लवक और वर्णी लवक। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे अवर्णी लवक किसको कहते हैं कभी कभी पूछ लेता है, या वर्णी लवक किसको कहते हैं। तो वर्णी लवक जो है पौधे का रंगीन भाग होता है, जैसे कह सकते हैं जैसे पुष्प हुआ, फल पत्ती हुआ, बीज हुआ, ये सब जो आदि में पाया जाता है आपको रंगीन भाग, उसको वर्णी लवक कहते हैं। और अवर्णी लवक किसको कहेंगे, जो पौधे का उन भागों को जो कोशिका में पाया जाता है और जिस जो है सूर्य के प्रकाश से जो है उसमें नहीं पहुंचता है, उसको अवर्णी लवक कहते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, तो उसे जो है अवर्णी लवक कहते हैं। तो परासरण क्या हो गया, जो पादपों में मूल रोगों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है उसको जो है परासरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। किस कारण से वन के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यक है। ये जो वन होते हैं उसको इसका विशाल क्षेत्र क्यों रखा जाता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, ये बताना है। तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए जो है आपको वनों के विशाल क्षेत्र रखने की जरूरत है। क्यों, अब वन जो है, वन को क्या कहा जाता है, धरती का पुत्र भी कहा जाता है। वन को क्या कहता है कि, और धरती का पुत्र कहा जाता है। और जितना क्षेत्रफल है, मान के चलिए जितना क्षेत्रफल है, मान के चलिए आपको एक आपके घर के आगे में एक फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड में क्या है कि आपको 33% जो है आपको वन क्षेत्र होना चाहिए मिनिमम, आपको पर्यावरण दृष्टि से। अब बाकी क्षेत्र में आप अपना घर बनाइए या अपना कुछ भी अपना रहने बैठने का व्यवस्था बनाइए। बाकी जो 33% इसमें कम से कम जो है आप
गाछ वृक्ष लगाइए। तो वन के ये क्या होता है, पर्यावरण इससे संतुलित रहता है पर्यावरण दृष्टि से। और जो है वन को क्या कहा जाता है, धरती का पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2, O2, Cl2, SO2। वनस्पति तेल जो होता है उसको संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा गैस का यूज हम करेंगे? तो H2 का यूज हम लोग करते हैं। और ये जो है वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में H2 द्वारा परिवर्तित करते हैं। और असंतृप्त वसा होता है एक, असंतृप्त भी वसा होता है, और प्लस H2 जो है वो प्रोड्यूस कर क्या करता है, वो संतृप्त वसा बनाता है। अगर संतृप्त वसा कहेंगे कैसे होता है, तो असंतृप्त वसा हुआ और उसको जो H2 से रिएक्ट करेंगे तो संतृप्त वसा हुआ। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, हाइड्रोजनिक क्रिया कहते हैं, हाइड्रोजनिक क्रिया कहते हैं। तो H2 और H2 जो प्रोड्यूस होगा, H2 प्लस और संतृप्त मिला के संतृप्त, इसका उत्तर जो होगा H2 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, अगर पूछे कि अवकरण किसको कहते हैं, तो कोनो पदार्थ है, कोई पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिए उसको अवकरण कहते हैं। कोनो पदार्थ दिया हुआ है उसको हाइड्रोजन को जोड़ दिए उसको जो हम लोग अवकरण कहते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अब देखिए म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपको अपवर्तनांक। म्यू जो होता है अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंग्रेजी में, ठीक है। तो क्या होता है म्यू बराबर, तो प्रकाश का जो वेग होगा निर्वात में, रेयर मीडियम में, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होगा बटे प्रकाश का माध्यम में जो वेग होगा, जैसे हवा, ये सॉरी पानी, इस सब में जो वेग होगा वो नीचे हो जाएगा, और रेयर हवा में जो निर्वात में जो आपको वेग होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो निर्वात में वेग का हम जानते हैं कितना होता है, 3 गुना 10⁸ ये होता है। और बटे कितना आपको भी निकालना है, माध्यम के प्रकाश का वेग निकालना है। और अपवर्तनांक कितना दिया, 1.5। तो 1.5 दिया है, ये 1.5 दिया है। और उसके बाद यहाँ कितना हो गया आपको 1.5, और ये c रखिए, c हुआ प्रकाश का वेग, और v निकालना है। तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा c बटे 1.5। तो 1.5 हो गया। तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। तो 5 को लगेंगे 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो 2/3 और c, ये हो जाएगा आपको 2/3 c को c रखना, 3 गुना 10⁸ में नहीं बदलना है क्योंकि c में ही वैल्यू आपको पूछता है। तो इसका कहाँ है 2/3, तो 2/3 ये c है। म्यू बराबर क्या हो जाता है उसका, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश वेग, मतलब निर्वात हुआ, निर्वात में जो है आपको वेग दिया हुआ है उसको ऊपर में रख देंगे, और कोनो माध्यम में दिया हुआ है तो उसको नीचे रखें, माध्यम वाला देंगे नीचे देंगे उसको भी कहते हैं, और निर्वात वाला कोनो देंगे तो उसको सी कहते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा और याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला कहता है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, लेजर, प्रेजर, मेसर, लेजर। तो प्रकाश किरण जो अत्यंत दिशिक हो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक उसको क्या कहेंगे, लेजर। तो अब पूछा, अब दिमाग में ये आया, एक बार और बताए थे पिछले प्रैक्टिस सेट में कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो एल से लाइट हो गया, ए से एम्प्लीफिकेशन हो गया, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हो गया आपको लेजर का। मूल रूप से लेजर जो है रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता है, लेजर में जो क्या होता है रूबी क्रिस्टल का उपयोग, और लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई इतना पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, तो लेजर का लेकिन आविष्कार कौन किया ये तो पता ही नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो लेजर का आविष्कार जो है थियोडर मेमन ने किया, थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया। अब ये भी है कि लेजर का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, तो इसका उपयोग जो है सूचना तकनीक में होता है, दूरी समय मापने में होता है,
और त्रिविमीय चित्र होता है, उसमें हो जाता है। फिर उड़ान पथ, उड़ान सब जो होता है फ्लाइट वाला, उसके निर्धारण में हो जाता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में हो जाता है। प्रतिरक्षा में होता है, जैसे आपको रक्षा विभाग में, उसमें यूज हो जाता है लेजर का यूज। और इसका आविष्कारक बोलिए जी थियोडर मेमन है। और ये जो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी को उसको क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषक कौन है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो स्मॉग जो है क्या है? स्मॉग वही हुआ आपको जो है वो द्वितीय प्रदूषक है। और द्वितीय प्रदूषक में जैसे स्मॉग वही कोहरा हुआ। और उसके बाद जमीनी स्तर पर जो ओजोन है वो भी द्वितीय प्रदूषक है। पेन होता है एक पेरोक्सीस्टाइल एसिटाइल, ये नाइट्रेट, ये भी हुआ पेन, ये भी आपको द्वितीय प्रदूषक का है। आप पूछे कि प्राथमिक प्रदूषक क्या? प्राथमिक प्रदूषक जाना चाहिए। द्वितीय प्रदूषक जानते तो प्राथमिक भी जाना चाहिए। तो ये क्या, ज्वालामुखी विस्फोट से जो राख बनता है वो प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राथमिक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक है। अब देखिए ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये भी देते हैं कि AQI ये क्या होता है? ये AQI जो हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर में जो क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, उसको बोलते हैं हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक। वो नापने के लिए AQI यूज किया जाता है। AQI हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए AQI के अंतर्गत कौन, आप कहेंगे कौन सब चीज़ को की मात्रा का गणना कर सकते हैं, किस सब चीज़ का? तो SO2 का कर सकते हैं, NO2 को कर सकते हैं, PM10 को कर सकते हैं, PM2.5 कर सकते हैं, CO को कर सकते हैं, O3 कर सकते हैं, PB कर सकते हैं, NH3 के मात्रा को गणना कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित क्या करेंगे? चलिए धान और अनाज ये हो जाएगा, किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा चावल से। धान और अनाज जो है चावल है। उसके बाद दूध और मांस ये हो गया मछली से। वसा और शकरा ये हो गया आपको घी में मिलता है। दाल और फलिया ये हो गया मसूर की दाल। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में अब ये जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखिए पूछेंगे कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कभी कभी प्रश्न बनता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष होते हैं। 13 कक्ष होते हैं। उसके बाद केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो इसमें 4 जोड़ी होते हैं, मतलब टोटल 8 हो गया। 8 होता है, 8 हुआ, 4 जोड़ी हृदय होता है। अब पूछेंगे कॉकरोच जो है कौन सा जीव है? तो अर्थोपोडा होता है, संघ का जीव होता है कॉकरोच। अर्थोपोडा संघ का जीव होता है। फिर उसके बाद पूछेंगे कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है कॉकरोच का? पेरीप्लेनेटो अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, P अमेरिकाना, ये भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन पे मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? ये तो आपको बेकेलाइट है। बेकेलाइट जो क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है, पहले भी शायद बताए हुए हैं। तो क्रॉस जो है आपको लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण जो है बेकेलाइट है। नायलॉन जो है, नायलॉन ये पॉलीथन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। पॉलीथन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और ब्राह्मतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको परमाणु का आकार कहा जाता है। परमाणु का आकार अगर पूछे किसको कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक के केंद्र और ब्राह्मतम कोश जो होता है इसके बीच की दूरी को ये जो है परमाणु का आकार कहेंगे। अब परमाणु का त्रिज्या जो है, ये परमाणु का त्रिज्या कितना मीटर का होता है? 10⁻⁻10 मीटर का होता है। और नाभिक की त्रिज्या जो पूछेंगे तो इस कितना का होता है? तो ये 10⁻⁻15 मीटर का होता है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। कौन किए थे? ये तो ग्रहों का पति किया था। कौन किया था? केपलर किया था। इसका अगला है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग जो जीवाणु द्वारा, प्लेग रोग, हैजा रोग ये जो है जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद कुष्ठ रोग में कौन कौन चीज़ प्रभावित कर देता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, त्वचा को प्रभावित कर देता है,
और कुष्ठ रोग होता क्या है, किस कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। अगला है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। ये जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। उसके बाद जीन द्वारा नियंत्रित होता है क्या चीज, जीन द्वारा नियंत्रित होता है अनुवांशिकता, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन के द्वारा होता है अनुवांशिकता, निश्चित बात है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में आपको जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है। और CO2 कितना होता है, 0.03% होता है। और CO2 गैस को कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहते हैं। CO2 गैस क्या करता है, वायुमंडल को गर्म कर देता है। इसका मीथेन अगर पूछेगी कि पृथ्वी को गर्म करने के लिए ये कितना प्रतिशत भाग होता है, 4 से 9% होता है। ओजोन 3 से 7% होता है। चलिए अगला देखते हैं। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो हड्डियों में आपको बताना है कि जमा जो है मुख्य खनिज तत्व जिसको मेजर मिनरल एलिमेंट कहते हैं, ये होता है कहाँ, कैल्शियम में। हड्डी जो है क्या होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, हड्डियाँ जो है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और फास्फोरस क्या करता है, हड्डियाँ और दांत को मजबूत करता है। अगला है कि निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के अनुपात होती है। जूल का नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम, कूलम का नियम। तो जूल का नियम, जूल का नियम क्या कहता है, जूल का नियम का एक है ना H बराबर IA² RT। ये होता है ना, I हो गया धारा, R हो गया आपको चालक के ये धारा का स्क्वायर हो गया, और चालक के प्रतिरोध हो गया, और क्या हो गया, समय हो गया। ये सब का अनुपात मतलब गुना जो है ये बराबर H होता है, इसको वो जूल का नियम कहते हैं। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ऊर्जा का ऐसा यूनिट पूछेंगे तो क्या होगा, जूल होता है। जूल अगर पूछेंगे कि 1 जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है, तो 0.24 की। उसके बाद ये जो है एक यूनिट करते हैं अपना लोग, यूनिट ऐसा यूनिट। तो ये कौन दिया था, यूनिट का नाम जो है ना एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक था, ब्रिटिश का था, अपना देश का नहीं था, इंग्लैंड का था, जो फिजिक्स का साइंटिस्ट था, जेम्स पी जूल। उसी का जो मानता होता है ना, उसी पर यूनिट का यूज करते हैं, वही लाया था। एगार प्राप्त किया जाता है किससे, शैवाल से, कवक से, जीवाणु से, फर्न से। एगार जो है आपको शैवाल से प्राप्त करते हैं। शैवाल को जो औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे मलेरिया रोधी दवाई जो है कराथा नेट्रेला से बनता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली दूरी क्या है। ये हो गया आपको वेग, ये हो गया समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी जो है आपको कांस्टेंट, दूरी जो है आपको कांस्टेंट, ये दूरी दिख रहा है ना कांस्टेंट। तो क्या कर सकते हैं, दूरी बराबर S बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, हाइट गुना लेंथ, सॉरी आधार गुना ऊंचाई, हाइट हो गया ऊंचाई, आपको ये निकालना है। तो आधार इसमें क्या हो गया, 1/2 तो दिले है, ये हो गया आपको 4 सेकेंड, और ये जो आपको कहाँ टकराता है 8 सेकेंड पर। तो 1/2 गुना 4 गुना 8 कितना हो गया 16 मीटर। तो 4 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा, तो 16 मीटर चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस में से 20 मीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर। तो ये देखिए क्या होता है, एक होता है आपको P बराबर 1/f, ठीक है। तो आपको P का मान दिया हुआ +2, तो F का मान निकाल लेंगे इससे। 1/2 हो गया तो 0.5 हो जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया। 0.5 मीटर बाद 50 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर ये हो गया।
उसके बाद आपको एफ का मान निकल गया, दूरी रखा हुआ है यू, यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, एफ निकल गया, आपको ई, आपको निकालना है भी, प्रतिबिंब निकालना है। तो लेंस का क्षमता जानते हैं ना, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो है आपको 2 डायोप्टर है। तो देखिए बताते हैं, उत्तल लेंस में क्या है, यू दूरी पर रखा गया, तो यू हो जाएगा -20, ठीक है। भी आपको निकालना है, एफ निकाल लिए, पी बराबर 1/f से। अब फार्मूला होता है कि लेंस का फार्मूला होता है, लेंस में कर फार्मूला जो कहते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें सबका अपना अपना वैल्यू रख देंगे। 1/v बराबर हो जाएगा -1/-20 और f का वैल्यू हो जाएगा 1/50। इससे v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 100/3। तो 100/3 हो गया तो 33.3 हो गया, लेकिन होगा माइनस में, तो माइनस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है, तो माइनस में होगा तो 33.3, ये हो गया आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या, सिक्रीशन, एक्रीशन, ऑस्मोलेशन और रेस्पिरेशन। ये जो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, और कितना आपका स्कोर रहा यह आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये सब क्वेश्चन जितना है मदद आएगा बहुत। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आप ही को बेनिफिट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।